हाँ जी, पेज नंबर 30 पर देखिएगा। पेज नंबर 30 पर है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। दो तरीके के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन्स। अच्छा, द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है कि वो रेगुलेट करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन सिक्रीट होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल भी वही करता है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स कितना काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने ये कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो वो कितना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा। पहली चीज़ तो ये कि हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करेगा कि वो कितना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा। दूसरा ये है कि वो उन ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल भी करेगा, मतलब कि वो कितना इफेक्टिव रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ग्रोथ ही होती जा रही है होती जा रही है, अब यही नहीं पता चल रहा है कि वो बंदा कितनी हाइट हो गई उसकी, वो रुकेगा कब जाकर। ठीक है, क्या उसकी ठीक है हाइट। अच्छा, उसके बाद सेकंड देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन से थोड़ा सा ही नीचे होता है। अच्छा, सेकंड है इसमें पॉइंट, इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक एग्जांपल के तौर पर यही बताया जाता है कि एक मेजर हार्मोन यही है जो ग्रोथ हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ। तो अगर किसी के पास ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी हाइट छोटी ही रह जाती है, वो छोटा ही रह जाता है। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल और अ जाइंट। तो एक पर्सन जिसके पास बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन मिल जाता है उसको, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबा हो जाता है। थर्ड देखिएगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। थायराइड ग्लैंड makes a hormone called thyroxine which contains iodine. The function of thyroxine hormone is to control the rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम ये है कि बॉडी का जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, और इसके अंदर आयोडीन होता है इस हार्मोन के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि किस तरह से डाइजेस्ट कर रही है बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके बाद है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। Therefore, a deficiency of iodine in the diet can cause a deficiency of thyroxine hormone in the body, which causes a disease known as goiter. तो इस वजह से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी में तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम का नाम है गोइटर। गोइटर को कैसे पता चलता है कि जो नेक है वो थोड़ी सी सूजी हुई, फूली हुई नजर आती है। द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland located in the neck. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ है पेज नंबर 31 पर, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विच आर एम्बेडेड इन द थायरॉयड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम होता है पैराथॉर्मोन। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। तो पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम होता है कि बॉडी में कैल्शियम कितना रहे और बॉडी में फॉस्फेट कितना रहे, उनके लेवल्स को कंट्रोल करने का काम जो है वो पैराथॉर्मोन का होता है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पैराथॉर्मोन को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। और पैराथॉर्मोन क्या कंट्रोल करता है कि बॉडी में कितना कैल्शियम रहेगा और बॉडी में कितना फॉस्फेट रहेगा, इन दोनों को कंट्रोल करना। उसके बाद देखिएगा पांचवा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो थाइमस ग्लैंड, बताओ। अरे तुम कुछ पूछ रहे थे अभी, हाथ ऐसे करके बैठे हुए थे। बदमाशी खत्म नहीं होती तुम्हारी।
थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो लोअर पार्ट ऑफ द नेक, नेक के नीचे की तरफ और चेस्ट के ऊपर की तरफ, बीच में लाई करता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड secretes thymus hormone which plays a role in the development of the immune system of the body। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमस हार्मोन सिक्रीट करता है which plays a role in the development of the immune system of the body। तो इसी से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो गवर्न होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है थाइमस ग्लैंड पर। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो यंग चिल्ड्रन में लार्ज होता है, बड़ा होता है, और धीरे धीरे जब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है, प्यूबर्टी के बाद में जो है ये थाइमस ग्लैंड थोड़ा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो मैच्योर्ड लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है यंग के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। तो पेनक्रियास जो है वो स्टमक के ठीक नीचे होता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। ब्लड शुगर ज़्यादा है तो कम करना, कम है तो ज़्यादा करना। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन is to lower the blood sugar level or blood glucose level. Deficiency of insulin hormone in the body causes a disease known as diabetes। तो अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं डायबिटीज़, जिसको शुगर भी कह देते हैं। ठीक है, द डायबिटीज़ डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। तो डायबिटीज़ जो डिजीज़ है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। तो ब्लड में शुगर जो है वो शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो हमारी किडनी है, किडनी का काम क्या होता है, किडनी तक ब्लड पहुंचता है, वो ब्लड को फिल्टर आउट करती है और फिल्टर आउट करके जो यूरिया वाला पोर्शन है, वाटर सॉल्यूबल यूरिया, ठीक है, उसको तो अलग कर देती है, और जो ब्लड होता है जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अलग कर देती है फिल्टर करके। भाई किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो यूरिया मिक्सड विद वाटर यानी कि यूरिन, तो यूरिन को तो अलग कर दिया और ब्लड को अलग कर दिया, ब्लड को तो वो वापस भेज देती है बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो यूरिन है यूरिन आ जाता है। ठीक, तो अब क्या है कि जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि इसका पहली पहचान ही ये है। ठीक, अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग टेस्ट वगैरह नहीं करवाते और उनको सिम्टम्स भी नहीं पता होते, सिम्टम तो डॉक्टर बताएगा ना, और ऐसी तो आदत ही कितनों को है कि जाकर खुद ही बॉडी चेकअप करा लिया कि भाई मैं वैसे ही चेकअप कराने आया हूँ कि मेरी बॉडी ठीक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे कौन चेकअप कराता है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई चेकअप नहीं कराता है। तो पहला ही सिम्टम ये नज़र आता है कि जब आदमी यूरिन करने जाता है तो यूरिन करते टाइम जो है वो यूरिन के आसपास वाली जगह पर वहाँ पर चींटियाँ आने लगती हैं। चींटियाँ क्यों आने लगती हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई चीज़ मीठी गिरी रहेगी वहाँ पर चींटियाँ आएंगी। मान लीजिए कहीं चीनी गिर गई या कहीं पर कोई लड्डू आपने खाया उसका कुछ तिनका गिर गया, वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं। तो टॉयलेट में अगर चींटियाँ आ रही हैं दैट मीन्स घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, वही चेक करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायबिटीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। यूरिन तक में शुगर जो है वो निकलने लगती है। अच्छा जी, अब सातवां ग्लैंड देखते हैं। सातवां ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड्स। देयर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। तो 2 एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये किडनीज के बिल्कुल ऊपर की तरफ टॉप पर लोकेटेड होते हैं। द एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट एड्रीनलाइन हार्मोन। जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एड्रीनलाइन हार्मोन को सिक्रीट करता है। द फंक्शन ऑफ एड्रीनलाइन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो एड्रीनलाइन हार्मोन का काम होता है हार्ट रेट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ब्रीदिंग रेट को कि ब्रीदिंग रेट ज़्यादा तो नहीं हो रही या कम तो नहीं हो रही है उसको रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो ये सारा काम एड्रीनलाइन हार्मोन का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। ये हार्मोन जो है ना स्मॉल अमाउंट्स में, छोटे छोटे अमाउंट्स में धीरे धीरे सिक्रीट होता रहता है बॉडी में, लेकिन जब आदमी एक्साइटेड होता है या घबराया हुआ होता है तब ये जो हार्मोन है ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था कि अगर कोई खतरनाक सा कुत्ता है वो अचानक से पीछे दौड़ने लगे तो एड्रीनलाइन हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। और जब वो हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो क्या होता है कि
मतलब एकदम से इंसान जो है, जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब ये हार्मोन काम करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह के इशारे। क्या क्या क्या? अच्छा, ऐसा हो चुका है क्या? अच्छा, फिर बचने के लिए क्या करते हो? भाग जाते हो? तो भागने से तो और पीछे भागते हैं। क्या? अच्छा, और बंदर? बंदर भी पड़ते हैं पीछे? तुम्हें क्या हो गया? तो इस बंदर के नाम पर तुम्हारे पीछे कभी बंदर पड़ा है? ये हमारे पीछे पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये सही है। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर ना कभी कभी बंदर आ जाता है। आपके यहाँ कभी आया ब्लॉक में, बिल्डिंग में कभी बंदर आया? नहीं। अच्छा अच्छा। अरे असली वाले की बात कर रहा हूँ। हम जब छोटे छोटे जब हम छोटे छोटे थे जब हम छोटे थे तो हमें ये बताया जाता था कि अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो उसको ऐसे नहीं, उसको एक तो भागना नहीं है। भागोगे तो वो आपके पीछे भागेगा, आप रुक जाओगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन क्या, वो अगर लंबे लंबे दांत दिखा रहा है तो डर तो लगता ही है, ये इसने काट लिया तो हो गया काम फिर तो डर लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमसे बड़े थे, मतलब जैसे हम कभी खेलने वेलने जाते थे तो जो बड़े भैया होते थे वो ये कहते थे कि ऐसे इसको ऐसे करके दिखा जैसे तू पत्थर उठा रहा है और पत्थर उठा के मार रहा है इसको, तो ऐसे करके दिखाना जैसे हम मार रहे हैं कुछ, चाहे हमारे हाथ में कुछ ना हो। अब ये जो फॉर्मूला है ये कुत्ते पर काम करता है, बंदर पर काम नहीं करता। ठीक है, बंदर और उल्टा भागता है आपके पीछे। तो भाई बंदर अगर दिखाई दे तो सेफ जगह पकड़ लो जहां पर भी दिखाई दे जाए। कुत्ते से बच जाओगे, बंदर से नहीं बचोगे, वो बड़ा खतरनाक होता है। और यहाँ आ गया, इधर आ गया, मतलब मैं गमले जो है ना बाहर के, मैं उसमें पानी दे रहा था, तो उधर से आया, मैंने ऐसे उसको इशारा करा, वो नीचे की सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आया मेरी तरफ, और मेरी हालत टाइट हो गई एकदम, और मैंने दरवाज़ा बंद करा, दरवाजे पर धप्पा मारा उसने बड़ी जोर से। ठीक है, तो उससे पंगा नहीं लेना। ये एड्रीनालाइन हार्मोन जो है ना, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पर रहेगा उस टाइम। ठीक है, चलिए, अच्छा तो आगे चलते हैं। तो when adrenaline is secreted in large amounts, it prepares our body for action. तो ये हमारी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, वही कुत्ते और बंदर वाला एग्जांपल। अच्छा, it speeds up heartbeat and breathing, raises blood pressure and allows more glucose to go into the blood to give us a lot of energy quickly to fight or flight. ठीक है, ये हमारी बॉडी को, इट स्पीड्स अप द हार्ट रेट, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, raises blood pressure and allows more glucose to go into the blood to give us a lot of energy quickly to fight. या तो लड़ लो और फ्लाइट, या फिर भाग जाओ। तो लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए, दोनों के लिए ये एनर्जी हमको देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एड्रीनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एड्रीनल ग्लैंड्स को इमरजेंसी वाले ग्लैंड भी बोला जाता है कि इमरजेंसी में ये ग्लैंड काम करता है। अब क्या हो गया, कुछ बर्थडे पार्टी का चल रहा है क्या डिस्कशन, कब और कैसे? साथ ही बैठ जाओ, गर्दन घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखिएगा। अब ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन है, टेस्टिस और ओवरीज। तो टेस्टिस आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स और मेन। टेस्टिस make male sex hormones called testosterone. The function of testosterone hormone is to control the development of male sex organs and male features such as deeper voice, mustache, beard, and more body hair than females. All these changes caused by testosterone are associated with male puberty, which the boys attain at an age of 13 to 14 years. ठीक है, इसी एज में जाकर ऐसी थोड़ी भारी आवाज़ होनी शुरू हो जाती है। The testes also make the male gametes called sperms. तो मेल गैमीट जो है वो भी टेस्टिस ही बनाता है। Ovaries are the glands which are present only in females. Ovaries make two female sex hormones called estrogen and progesterone. The function of estrogen hormone is to control the development of female sex hormones and female features such as feminine voice, soft skin, and mammary glands.
All these changes caused by estrogen are associated with female puberty, which the girls attain at the age of 10 to 12 years. The function of progesterone hormone is to control the uterus changes in the menstrual cycle. It also helps in the maintenance of pregnancy. The ovaries also make the female gametes called ova or eggs. तो ovaries जो हैं वही female gametes या female sex cells भी बनाती हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा हो गई है तो क्या वापस करी जा सकती है. एग्जाम्पल हार्मोन की बात कर रहे हैं. फीडबैक मैकेनिज्म देखिए. द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. अगर हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए या हार्मोन्स की कमी रह जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसका ना बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर. ठीक है. द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी. तो टाइमिंग और अमाउंट ये बहुत ज़रूरी है. हार्मोन्स का टाइमिंग और अमाउंट. ठीक है. अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है वो 5th क्लास में था और अब वो 10th क्लास में पहुंच गया. वो उतना का उतना ही है जितना 5th में था, वो 10th में भी उतना का उतना है, बढ़ा ही नहीं. तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो ठीक से काम नहीं करना. फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि बॉडी जो है ना वो फीडबैक देती है ग्लैंड्स को. पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जैसे हैंड्स हैं या लेग हैं, वो ये कहते हैं अरे भाई टाइम बीतता जा रहा है, हम उतने के उतने ही हैं, हमें ग्रो तो करवाओ. तो वो फीडबैक देता है ग्लैंड्स को. तो ये प्रॉपरली ये काम होता है बॉडी के अंदर. तो वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जैसे आपको तबीयत आपकी ख़राब होती है, तो तबीयत ख़राब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं. तो मेजरली 99% अगर आप देखें तो जगह जगह जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सब जो है एलोपैथी डॉक्टर बैठे हुए हैं. एलोपैथी डॉक्टर जो MBBS होते हैं या MD होते हैं. ठीक है. 1% आपको होम्योपैथी वाले या आयुर्वेद वाले भी मिलेंगे. होम्योपैथी और आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर्स हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म पर ही ये पूरी की पूरी इनकी जो वो है ना जो मैकेनिज्म है, इनका जो मेडिसिन का जो मैकेनिज्म है वो फीडबैक मैकेनिज्म पर ही काम करता है. जैसे कभी भी अगर आपके शरीर में कुछ अजीब तरीके के दाने निकलते जा रहे हैं, ठीक है, जिसको मस्से बोल देते हैं, किसी का यहाँ निकल जाता है गोल सा, किसी के गर्दन पर निकल जाए, किसी के नाक पर ही निकल जाता है ऐसे सींग की तरह. ठीक. तो वो जो है वो अब आप एलोपैथी वाले किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो कहते हैं इसकी माइनर से सर्जरी होगी, तो उनके पास ये काट डालो इसको. ठीक है. पट्टी वट्टी कर देंगे, थोड़ा सा निशान रहेगा पर ठीक है. होम्योपैथ वाले के पास जाओगे, होम्योपैथ वाला कहेगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, दवा लो. ये बॉडी को ही, वो बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं को इंस्ट्रक्शन देता है. जो होम्योपैथी की दवा है वो उसी को इंस्ट्रक्शन देता है. मुझे भी किसी डॉक्टर नहीं बताया था, होम्योपैथी वाले डॉक्टर नहीं बताया था कि जो ये दवा है ये उसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन देकर बॉडी से ही बॉडी को ठीक करवाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर के सिस्टम से ठीक करवाते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्टर के पास जाया करते थे. अब डॉक्टर के पास जाते थे, वहाँ पर एक लड़की आती थी और वो लड़की मुंह छुपा कर आती थी. मुंह छुपा कर तो उसकी दाढ़ी मूछ आ गई थी. ठीक है ना, दाढ़ी भी मूछ भी आ गई थी उसकी. ठीक है. अब बड़ी परेशान कि ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है. और उसको क्या करना पड़ता था, उसको वो ट्रिमर से दाढ़ी और मूछ अपनी गायब करनी पड़ती थी. तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हो जाएगा ठीक. अच्छा, एलोपैथ के पास जाते थे तो उन्होंने कहा कि भाई उसका तो लेज़र से इसको रिमूव करवा देंगे. वो लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा चुकी थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर आ जाते थे. तो वो हार्मोन्स का ही कुछ गड़बड़ चल रही थी बॉडी के अंदर. हाँ, जो भी है वो डॉक्टर को सही पता होगा. उन्होंने कहा कि आना पड़ेगा मेरे पास, मैं दवा दूंगा तुम्हें, 1 साल लगभग या 1.5 साल भी लग जाएगा पर ठीक हो जाओगी. और धीरे धीरे करके वो ठीक हो गई. तो क्या होता है कि जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी से ये फीडबैक मैकेनिज्म ही रिपेयर होता है बॉडी का कि सही टाइम पर सही अमाउंट हार्मोन का सिक्रीट हो. ऐसा नहीं है कि वो 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक बच्चा छोटा रह गया, 11th में आके अचानक से खिंच गया. ठीक है. तो वो भी ठीक नहीं है. उससे भी बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं. मतलब एक प्रॉपर वे में थोड़ा ग्रोथ बॉडी की होनी ज़रूरी है. द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इनबिल्ट इन अवर बॉडी. वो बॉडी के अंदर इनबिल्ट है, बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस टू मच, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, तो वो पेनक्रियाज उनको डिटेक्ट कर लेती हैं, which respond by producing and secreting more insulin into blood. तो क्या है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कब बढ़ेगा, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा तब बढ़ेगा आपकी पसंद का कोई मीठा बन गया आपने,
लग गए आप उस पर खाने पर, मेरे को बहुत पसंद है, खाया जा रहे हो, लगे पड़े, ठीक है। तो उसमें आप जब खा रहे हैं उस चीज़ को, तो इंसुलिन का क्या काम होता है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल में लेकर आता है, शुगर लेवल को लोअर करता है। तो एंड एज द शुगर ब्लड शुगर फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। तो अगर शुगर लेवल ऑलरेडी कम हो चुका है तो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट नहीं होता, पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी गलत है और बहुत कम मीठा खाना भी गलत है, ठीक है। मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए, ये नहीं कि छोड़ दिया मैं मीठा खाऊंगा ही नहीं, ठीक है। और खाना है तो बस इतना खाना है कि बस पागलों की तरह लग गए उस पर। तो समराइज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स। तो समराइज करना है एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। अच्छा, आगे के जो नोट्स हैं इसमें थोड़ी हैंडराइटिंग आपको अलग दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ के नोट्स नहीं है, मैंने किसी से मंगवाए हैं, मेरा ही स्टूडेंट है, उसका कोचिंग सेंटर है, तो रिप्रोडक्शन के और हेरिडिटी के नोट्स मैंने उससे मंगवाए, अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। चलिए जी, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो मेड ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स। तो इट इज मेड अप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स। सेकंड पॉइंट देखिए, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड, नर्वस सिस्टम का सेकंड पॉइंट, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक, वो हमने देखा भी है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में है मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो केमिकल्स और हार्मोन्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। थर्ड देखिएगा, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड अलॉन्ग नर्व फाइबर्स। तो नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जो हैं वो नर्व फाइबर्स के अलॉन्ग ट्रांसमिट होते हैं। और इसमें देखें एंडोक्राइन में कि मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। मैसेजेस क्या है एंडोक्राइन सिस्टम में, हार्मोन्स ही तो है। तो हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पर डाल देता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स कर देता है हार्मोन्स को। मैसेजेस ट्रैवल वेरी क्विकली, नर्वस सिस्टम के जो मैसेजेस हैं वो बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम के मैसेजेस दे ट्रैवल मोर स्लोली। तो ये जो मैसेजेस हैं ये थोड़ा स्लोली ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ की अगर बात करें तो ऐसा नहीं होता कि रात में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ, सुबह बच्चा लंबा हो गया, ठीक है। वो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता। अगर कोई बहुत दिनों बाद देख रहा है तब तो कहेगा कि पहले तो छोटा सा था अब थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई रोज़ ही उसको देख रहा है तो वो तो कहेंगे नहीं ऐसा ही है ना। पुरानी फ़ोटो देखकर तो लग जाता है कि अच्छा हाँ इतना छोटा था, हाँ अब तो बड़ा हो गया लग रहा है। चलिए जी, फिफ्थ देखिएगा, इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। तो मैसेज का इफेक्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। तो मैसेज का इफेक्ट थोड़ी देर के लिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गर्म प्लेट मैंने छू ली, तो गर्म प्लेट छूने के बाद मैंने हाथ हटा लिया, अब ऐसा थोड़ी मैं हाथ ऐसे दबा कर ही रखूँगा कि नहीं जी हो गया ये तो असर हो गया, है ना, नहीं, वो थोड़ी देर के लिए हटा के रखा, ठीक। और इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर, ठीक। तो मैसेज ग्रोथ हार्मोन अगर पहुंचा, जगह पर पहुंचा, तो इट यूजुअली लास्ट लॉन्गर मतलब अगर किसी इंसान की हाइट बढ़कर 6 फुट हो गई है ना, तो वह ऐसा नहीं होगा कि अब इसकी उम्र बढ़ गई, अब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे तो अब ये फिर से छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मरते दम तक उतना ही रहना है, उसकी हाइट नहीं घटने वाली। अच्छा जी, अब इसमें ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा प्लांट्स वाला पोर्शन रह गया था, वो करवाता हूँ। अब आ जाइए बिल्कुल शुरुआत में शुरुआत के हमारे 14-15 पेज रह रहे हैं, वो करवाता हूँ। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। Thanks, भाई।
सही है मोर सॉल्यूशन बोले आपकी बात बड़ी बड़ी नहीं है ये भी तो सपोर्ट देता है लाइक गुड कलर गुड है अबे चढ़ के बता दे कि तू अंदर है अबे इसके नोट से इसी को मार इसी के नोट से इसी को मार कौन इसको मार दे अरे सर अभी वो मार ये मैं बोल रहा मैंने तो विश करा स्ले तेरी एक्स कोशिश की पता नहीं को विश करा ये ना ऊपर बोल रहा है सुपर की ये 8 वाली का क्या हुआ क्या 8 प्लस वाली का ओके तो क्या हुआ सस्पेंड हो गई क्यों मुझे पीटने के लिए अरे आज हिंदी में जाती आज तो हो गया तो फ्रेंडशिप खत्म और मुझे पता है हमने जाने की दिया इसलिए सस्पेंड हुई मुझे पीटने के लिए मुझे पीटने के लिए सस्पेंड हुई मेरे को किसी टेंशन को पीटना ही नहीं मुझे टेंशन मिला इसको सस्पेंशन नहीं करा क्योंकि मैं टेंशन होती हां मेरी टेंशन से फिर करेगी मुझे इतना वो लोग स्टेप नहीं ये भी लाइक मास्टर स्लीप तो टेंशन मिला मैं 2 दिन लगातार लाइब्रेरी में एक क्लास में लाइब्रेरी साफ करी मैं साहब ये भी अच्छी बात है दो दिन में कुछ काम करना नहीं पड़ा होगा भाई कमर टूट गई लाइब्रेरी साफ करने में क्या गेमिंग सेटअप मिला तुझे तो यार सही बात है आज भी दर्द हो रहा है तेरी गेमिंग स्किल्स बढ़ गई हो गेमिंग स्किल्स यार ये गाली भाई मैं पूरी मारी ये चाहिए तेरी चीजें बिग पावर ये आर्टिकल का नाम क्या था तुझे क्या करना है बता दो क्या कौन करेगा करेगा उसे क्या करेगा स्मैश कर देगा क्या हाँ शायद मैं जानता हूँ हाँ बता ये आर्मी मेरा पुराना समारे यार हो गया पहली बार तुमने सही बोला है अरे कौन नहीं रहा है एक दूसरे मोबाइल बैठ जाएगा दोनों अपने अपने फोटो राइट टू बैठ मैं जाएगा इधर बेस्ट फोटोग्राफर पे बारिश में बैठ जाएगा I don't think it's suspense. I just love being my ओए Please. आखिर And I was आज I मुझे जो मिलता है वही मुझे अगर मारा देखो भाई डेली वर्क छोटी है ना तो यार डेली वर्क छोटी है आगे है क्या ये तो कौन थे ये आगे बड़ी है इधर प्रोडक्शन भी है मेरी सॉरी वाली वीडियो भी दूंगा मेरी बहुत बारे को भेज दूंगा ये है भाई टाइम की तरह टाइम की सुनता ही सुनता है अंदर गए थे आधा घंटा हो गया फिर होगी है ना
पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई में डूब गए हो लगता है। हाँ ये देखो World War III. हाँ World War III. 1 2 और 3 World War III. अच्छा वर्ल्ड वॉर 3 मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया हाँ सर कहने को तो बैठे तुमको फैन चाट में सर आप कभी सीसीटीवी से बोल रहे हाँ मैं सोच रहा हूँ इधर रहो इधर रहो। हाँ आवाज़ तो जग गई होगी इसमें, रिकॉर्ड हुआ होगा इसमें, सब पता चल गया तुमने क्या करा होगा। चलो जी, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। सिंगुलर ऑफ स्टिमुलाई इज स्टिमुलस। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमें पता ही है कि स्टिमुलाई क्या होता है, कि कोई चीज़ जो हमें स्टिमुलेट कर दे कुछ एक्शन लेने के लिए। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स जो होता है स्टिमुलस के जवाब में, वो क्या होता है, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन टचेज अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। When we are frightened by a dog, we run away as fast as we can. Here, fear of dog is the stimulus and we react by running away. तो ये एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन वाले में। The working together of the various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination. तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो जब साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रॉपरली एक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, so as to produce a proper response, this is called coordination. इसको हम कहते हैं coordination. अब देखेंगे control and coordination in plants. The plants do not have a nervous system and sense organs like eyes, ears or nose etc. like the animals, but they can still sense things. तो plants जो हैं उनके पास कोई nervous system नहीं होता और कोई sense organs नहीं होते चीज़ों को sense करने के लिए, तो but they can still sense things. उसके बावजूद भी things को sense कर सकते हैं. The plants can sense things like light, gravity, chemicals, water, and touch, etc. Such stimuli are called environmental changes. Since plants have no nervous system, so they respond to environmental changes by using hormones for coordination. तो plants जो हैं उनके पास कोई nervous system नहीं होता, तो वो environmental changes में अपने hormones से ही react करते हैं। स्टिमुलस जो है ना, स्टिमुलस के बदले में वो रिएक्ट जो है वो हार्मोन्स के थ्रू ही करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाई ग्रोइंग, वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं बाई ग्रोइंग। सो वी कंक्लूड दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है वो सारा का सारा प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है, कोई नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। Plant hormones or phytohormones, the control and coordination in plants is done by the plant hormones or phytohormones. Control and coordination in plants, तो plants में जो control and coordination है, it is done by plant hormones or phytohormones. The growth of a plant can be divided into 3 stages. तो एक plant की growth को 3 stages में, अलग अलग 3 stages में divide करा जा सकता है। एक तो cell division, मतलब जब cells divide होते हैं। दूसरा cell enlargement, जब cell बड़ा होने लगता है, cell का एक size थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और थर्ड है सेल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, जब सेल जो है स्पेशलाइज करते हैं, यानी कि जब हमको क्लियर होता है कि ये वाला सेल ये यही काम करेगा, ये वाला सेल ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल, ये सेल है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेगा, ये वाला जो सेल है ये रेस्पिरेशन में रहेगा, ये वाला जो सेल है ये फूड स्टोरेज का काम करेगा। मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग सेल जब अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसी को कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स, 4 तरीके के फाइटो हार्मोन्स होते हैं। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड। तो 4 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। अब ये 4 तरीके के प्लांट हार्मोन्स हैं, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये देखना है। तो पहले की बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। ऑक्सिन्स ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो ऑक्सिन्स जो हैं ये सेल का एनलार्जमेंट मतलब सेल का बढ़ना और सेल डिफरेंशिएशन, इन दोनों को प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन्स ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो ऑक्सिन्स जो हैं वो फ्रूट्स, जो जिन प्लांट्स पर फ्रूट्स रखते हैं, फ्रूट्स की जो ग्रोथ है वो ऑक्सिन्स की हेल्प से ही होती है।
ऑक्सीजन हार्मोन ही उनकी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, क्या चल रहा है ये? एक दूसरे की शक्लें बना रहे हो, कर क्या रहे हो ये इस पर? Gibberellin. Second है गिब्रेलिन. Gibberellin are plant hormones which promote cell enlargement and cell differentiation in the presence of auxins. तो गिब्रेलिन जो है ये भी वही वाले प्लांट हार्मोन्स हैं जो सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन ऑक्सिन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सिन मौजूद रहेगा तो गिब्रेलिन जो है वो भी सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सेकंड है दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो सीड्स हैं और बड्स हैं, अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो डेवलप होने के बाद सीड्स और बड्स जो हैं वो एक कॉर्नर से कहीं से टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उनमें से प्लांट का बहुत छोटा सा पोर्शन बाहर निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि स्प्राउट्स बन गए हैं इसके। ठीक है, दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। तो वो जो फ्रूट हैं, फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं गिब्रेलिन पे। ऑक्सिन भी फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, गिब्रेलिन भी फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। थर्ड देखेंगे साइटोकिनिन। साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन्स है विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम साइटोकिनिन करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। तो डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स ये काम गिब्रेलिन भी करता है। वही सीड्स का जो स्किन है उसका टूट जाना और उसमें से प्लांट के छोटे से पोर्शन का बाहर निकलना, जिसको हम कहते हैं कि अंकुर निकल आया, अंकुरित दाल सुना होगा, स्प्राउट्स, जिसको अंकुरित दाल भी बोलते हैं। तो दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। तो सीड्स और बड्स की डॉर्मेंसी भी तोड़ने के काम आता है साइटोकिनिन हार्मोन। फिर है दे डिले द एजिंग इन लीव्स। दे डिले द एजिंग इन लीव्स। डिले द एजिंग का मतलब क्या है कि अगर लीव कोई छोटी सी लीव है और वो बढ़कर थोड़ी बड़ी हो गई है, अब वो जब बढ़कर बड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ दिन तो बड़ी रहनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आज बड़ी हुई है और अगले दिन मुरझाकर गिर भी जाए कि नहीं नहीं इसकी एज पूरी हो गई। कुछ दिन तो रहे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ दिन तो वो हरी बनी रहे, उसके बाद फिर विल्ट होकर गिर जाएगी, मुरझाकर गिर जाएगी। तो डिले द एजिंग इन लीव्स, एज को थोड़ा सा डिले करते हैं, एज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं साइटोकिनिन हार्मोन। फिर साइटोकिनिन का ही अगला फंक्शन है दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग का खुलने का काम भी यही करता है। स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं लीव्स में, जिसके थ्रू जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो फ्रूट ग्रोथ, अब तक तीनों ही हॉर्मोन्स फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, ऑक्सिन भी, गिब्रेलिन भी और साइटोकिनिन भी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, चौथा है हार्मोन, ये होता है ए बोल देते हैं शॉर्ट में, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, कि ग्रोथ को बढ़ावा देता है एब्सिसिक एसिड। इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो सीड्स और बड्स की डॉर्मेंसी को ये प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जैसे साइटोकिनिन क्या कर रहा था, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करता है, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो वो जो साइटोकिनिन है दे डिले द एजिंग इन लीव्स। वो चाहता है कि एज उनकी बनी रहे, वो आज हरी है अगर पत्ती तो 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन तक हरी बनी रहे। और ये क्या करता है एब्सिसिक एसिड, ये उनको विल्ट करवाता है, मतलब मुरझाता है, मुरझाने में हेल्प करता है और उनके गिरने में हेल्प करता है। भाई अगर पुरानी पत्तियां मुरझाएंगी नहीं और गिरेंगी नहीं तो नई पत्तियां कहाँ से निकलेंगी? फिर तो प्लांट ऐसे ही रखा रहेगा, ऐसा लगेगा कि लिविंग है ही नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो फ्रूट्स और प्लांट्स, अगर फ्रूट को आपने तोड़ा नहीं, अगर फ्लावर को आपने तोड़ा नहीं तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही डिटैच हो जाता है, खुद ही टूटकर गिर जाता है। तो वो काम भी यही करता है एब्सिसिक एसिड। उसके बाद आते हैं प्लांट मूवमेंट्स पर। तो प्लांट के मूवमेंट्स किस तरीके के होते हैं? तो प्लांट का मूवमेंट ऐसा तो है नहीं कि प्लांट जो है वो तैयार हुआ, कोई एक्शन लिया उसने और एक जगह से दूसरी जगह चलकर चला गया, ऐसा नहीं होता ना प्लांट में। तो प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस विद देयर रूट्स इन द ग्राउंड, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो प्लांट्स जो हैं वो एक प्लेस पर फिक्स रहते हैं और उनकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में जुड़ी रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स हैं कभी भी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाउएवर मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट लाइक शूट, रूट, लीव्स एटसेट्रा।
प्लांट्स के इंडिविजुअल पार्ट, शूट क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर प्लांट का जितना भी हिस्सा लगा हुआ होता है उसको हम शूट बोल देते हैं। ज़मीन के नीचे प्लांट का जितना भी हिस्सा होता है उसको हम रूट बोल देते हैं। तो हम ये कहते हैं लाइक शूट, रूट, लीव्स एटसेट्रा आर पॉसिबल when they are subjected to some external stimuli like light, force of gravity, chemicals, water, touch, etc. तो जितने भी ऑर्गन्स हैं प्लांट के, वो जब तक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कि लाइट हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, केमिकल हो गया, वाटर हो गया, टच हो गया, जब तक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता है तब तक वो भी अपनी ग्रोथ दिखाते नहीं हैं। प्लांट को ऐसे ही आपने छोड़ दिया तो प्लांट मुरझा जाएगा। अगर आपने उस पर पानी डाला, अगर आपने उसको रोशनी में रखा, लाइट में रखा, और अगर आपने उसमें कोई केमिकल डाला, केमिकल मतलब कोई आपने खाद या फर्टिलाइज़र कुछ डाला, तो तभी वो ग्रोथ दिखाएगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं प्लांट के लिए। These movements of the plant part are usually caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormones under the influence of the stimulus. तो प्लांट पार्ट के जितने भी ये मूवमेंट हैं, है ना, दे आर कॉज्ड बाई एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन्स बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स में हम ये कहते हैं कि अगर सब जगह इक्वल मूवमेंट हो जाएगा तो भी वो बात समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो स्टेम है, स्टेम तो वहीं का वहीं है, स्टेम का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि लीव्स ग्रो कर गई, या लीव्स जो फ्रूट है वो फ्रूट ग्रो कर गए, तो हम ये कहेंगे कि ये अनइक्वल अमाउंट हुई ग्रोथ की, कि स्टेम तो वहीं का वहीं रहा लेकिन उसके फ्रूट या उसकी लीव्स जो हैं वो ग्रो कर गई। ठीक। For example, the auxin hormone speeds up the growth in stems. So if one side of a stem has more auxin than the other side, then the side of the stem having more auxin hormone will grow faster than the other side having less auxin hormone. This will cause the stem to bend, and when the stem bends to one side, we say that the stem is showing movement. तो ऐसा होता है कि जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, तो ऑक्सिन हार्मोन का ये काम है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, तो स्टेम में इस तरफ ऑक्सिन हार्मोन कम है और इस तरफ ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन मान लीजिए है ही नहीं, एब्सेंट है। तो जब ऑक्सिन हार्मोन नहीं है तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, इसके स्टेम के इस वाले हिस्से की ग्रोथ नहीं होगी और इस वाले हिस्से की ग्रोथ होगी। तो जब ये ग्रोथ होगी तो इसका इधर वाला हिस्सा, स्टेम का इधर वाला हिस्सा खींचेगा ऊपर की तरफ, और इधर वाला हिस्सा वो जमा रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो जब ये वाला हिस्सा बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे स्टेम जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, जितना ये ग्रो कर गया उतना ही ये ग्रो कर गया, तो फिर स्टेम बिल्कुल सीधा ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर इधर से ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा है और इधर ऑक्सिन हार्मोन नहीं है, तो इधर ग्रोथ नहीं हुई और इधर ग्रोथ हो गई, तो जब इधर ग्रोथ होगी तो वो धीरे से मुड़ जाता है, तो जब भी आप देखेंगे कि कोई प्लांट है उसका स्टेम अगर आप मुड़ा हुआ देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक तरफ ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा था और एक तरफ ऑक्सिन हार्मोन या तो कम था या फिर था ही नहीं। तो इस तरफ से, इस वजह से वो जो स्टेम है वो बेंड कर गया। द प्लांट मूवमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट्स के केस में क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स, या फिर कोई आपने एक्सटर्नल केमिकल उसको दे दिया, या लाइट आपने प्रोवाइड कराई। तो ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं। तो इनके बदले में, एक्सटर्नल स्टिमुलस के बदले में जो प्लांट्स मूवमेंट्स दिखाते हैं वो दो कैटेगरीज में हमने रख दिए। पहला है ट्रोपिज्म और दूसरा है नेस्टीज। नेस्टीज को नेस्टिक मूवमेंट्स भी बोल देते हैं। तो पहला है ट्रोपिज्म, दूसरा है नेस्टीज। ट्रोपिज्म को क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ट्रोपिज्म में है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट। तो जिधर स्टिमुलस है उसी के हिसाब से, जिस जगह स्टिमुलस की डायरेक्शन है उसी हिसाब से पता चलेगा कि प्लांट कैसा मूवमेंट शो करेगा। और नेस्टीज में क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन का नेस्टिक मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रोपिज्म जो है, ट्रोपिज्म जब हम देखेंगे तो वो 5 तरीके के होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट वो 2 ही तरीके के होते हैं। ठीक है, बस इतना करना है आज यही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।